194 अध्याय 481 रक्त काढ़ा अंगूर की बेल का पोषण। पत्ती के आकार का डायमंड फे भंडारण बॉक्स कई आयामी जीवन रूपों का मांस रखता था, इसलिए इसमें से बहुत ही घिनौनी बदबू आती थी। हालांकि एक बार जब रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश को सक्रिय कर दिया गया तो उत्सर्जित ऊर्जा तरंगें किसी भी और सभी गंधों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होंगी। जीनियस को केवल माउथ ऑफ रिलिंक्विश के मांसल फूलों पर उतरने की जरूरत थी जब वह पत्ती के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स में प्रवेश कर गया। इस प्रकार लिन युआन को अब पत्तियों के गूदे से बनी कागज की गेंदें अपनी नाक में ठूंसने की आवश्यकता नहीं होगी। लिन युआन ने सोचा कि रेड थॉर्न वास्तव में जीनियस का शिष्य था, क्योंकि वह जीनियस की तरह ही दिखावा करता था। लिन युआन को यह देखकर गर्व हुआ कि रेड थॉर्न पहले से ही सरल आवाज बयान देने में सक्षम था। रेड थॉर्न 6 महीने पहले तक एक सादा अविकसित स्रोत बीज था, लेकिन उसके संरक्षण में यह जल्दी ही खिल गया। लिन युआन ने महसूस किया कि रेड थॉर्न की बुद्धि का स्तर भी बढ़ रहा था। जब वह पत्ती के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में मांस पचा रहा था तो वह अब पहले की तरह बिना सोचे समझे खुद को नहीं भर रहा था। अब यह ऐसी बेलें उगाएगा जो स्वर्ण आयामी जीवन रूपों से मांस निकालेगी। फिर यह घुलनशील मांस को बेलों और ऑर्टेट्स को जोड़ने वाली जड़ों के माध्यम से रिलिंक्विश के मुंह तक ले जाएगा। इसके बाद त्याग का मुख और त्याग की जीभ उस विशेष आयामी जीवन रूप के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम पाचन एजेंट का चयन करेंगे। उसके बाद अंततः उस आयामी जीवन रूप को पचाएंगे। इस विधि से पाचन प्रक्रिया काफी तेज हो गई। हालांकि इसका लक्ष्य सिर्फ पाचन दर को बढ़ाना नहीं था। लिन युआन ने सोचा कि यह रेड थॉर्न के व्यक्तित्व में आए बदलाव का संकेत है। अब वह अपनी छवि के प्रति सचेत था और शिष्टाचार अपनाने की कोशिश कर रहा था। जब रेड थॉर्न ने पहली बार कांटेदार बेल उगाई थी तो उसने लिन युआन से बस इसे तितली गांठ में बांधने के लिए कहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रेड थॉर्न ने अपने रूप को बेहतर बनाना चाहा और लिन युआन से तितली गांठ बांधने के लिए अलग अलग रंग के रिबन का उपयोग करने का अनुरोध किया। आई ऑफ रिलिंक्विश का पहले से खाली हो चुका स्टॉक एक दिन में ही 30 तक बढ़ गया था। लिन युआन ने रेड थॉर्न से कहा, रेड थॉर्न, क्या आप रिलिंक्विश की आंखें प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें भंडारण में रखा जाना था? रेड थॉर्न 10 बड़े गिल के आकार के फूलों के साथ खेल रहा था, लेकिन लिन युआन के बोलते ही वह गंभीर हो गया और कुछ बीजाणुओं को थूक दिया। बीजाणुओं ने लिन युआन के पैरों के पास 2 बेलें उगा दी। रेड थॉर्न ने बेलों से जुड़ी जड़ों के माध्यम से त्याग की आंख को बुलाया और कर्तव्यनिष्ठा से उसे लिन युआन को सौंप दिया। यद्यपि रेड थॉर्न केवल 60 आइज ऑफ रिलिंक्विश का ही उत्पादन कर सकता था, लेकिन युद्ध के दौरान संयुक्त होने पर वे तुरंत फूलों के समुद्र या हमले के एक महत्वपूर्ण साधन में बदल जाते थे। लिन युआन ने एक लड़ाई में रेड थॉर्न को आदेश पर रिलिंक्विश की आंखें प्राप्त करते हुए भी देखा था। कांटे रहित बेल त्याग की आंख को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही थी। जब लिन युआन ने रक्त काढ़ा अंगूर की बेलों को देखा तो उसे त्याग की आंख का उपयोग करके इसे पोषित करने का विचार आया। त्याग का मुंह तेजी से पच गया। दुर्भाग्य से रेड थॉर्न के विकास की दर धीमी थी। इस प्रकार माउथ ऑफ रिलिंक्विश केवल तभी रिलिंक्विश की आंख को फिर से भरना शुरू कर सकता था जब संख्या 60 से नीचे गिर गई। केवल तभी रेड थॉर्न रिलिंक्विश के मुंह को सक्रिय कर सकता था ताकि अतिरिक्त पचा हुआ मांस रिलिंक्विश की आंखों में भंडारण के लिए बदल सके। इस प्रकार लिन युआन की त्याग की आंखों की कमी से रेड थॉर्न का विकास धीमा नहीं होगा। इसके लिए केवल बड़ी मात्रा में जीवन रूपी मांस की आवश्यकता थी। लिन युआन ने रक्त काढ़ा अंगूर की जड़ों में त्याग की एक आंख रखी। प्लेटिनम आईवी एपिक फे के रूप में ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन अपनी जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों का उपभोग कर सकता है। यदि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन आई ऑफ रिलिंक्विश से शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता है तो लिन युआन को प्लेटिनम फे रक्त खरीदने के लिए स्टार वेब पर जाना होगा। खरीदे गए प्लैटिनम फे रक्त का उपयोग ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को ब्लड ब्रू अंगूर उगाने के लिए किया जाएगा। जब त्याग की आंख को रक्त काढ़ा अंगूर की जड़ों पर रखा गया तो लिन युआन ने अपनी सांस रोक ली और रक्त काढ़ा अंगूर की गतिविधियों को देखा।
उसने देखा कि रक्त ब्रू अंगूर की बेल की जड़ें त्याग की आंख को घेरे हुए थीं तथा उसे और अधिक कसती जा रही थीं। तीखी जड़ें त्याग की आंख पर चुभ रही थीं। लिन युआन ने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेड थॉर्न की आई ऑफ रिलिंक्विश इतनी मजबूत होगी, या शायद ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की जड़ें बहुत कमजोर थीं। लिन युआन ने अपने स्रोत रेत का उपयोग करके दिन और रात की आत्मा चांदी से बना एक पंख बनाया और त्याग की आंख में एक छेद कर दिया। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की कुछ जड़ें तब सुरंग के माध्यम से अंदर जाने में सक्षम हो गईं। लिन युआन ने जल्द ही रक्त ब्रू अंगूर के चारों ओर रक्त लाल ऊर्जा को लहराते हुए देखा। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के विक्रेता ने इसके लिए एक शेल्फ तैयार कर रखा था। अचानक इसमें से नई बेलें उगने लगीं। जहां ब्लड ब्रू ग्रेप्स को काटा गया था, वहां का चिपचिपा लाल रस धीरे धीरे सूखने लगा था। जब लिन युआन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो लाल पेड़ के रस की परत तुरंत गिर गई। घाव उथला हो गया था। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन ने शीघ्रता से आई ऑफ रिलिंक्विश को अवशोषित कर लिया। केवल 20 मिनट के बाद रिलिंक्विश की आंख से सारा खून लगभग खत्म हो गया था। लिन युआन ने देखा कि जिस दर से रक्त काढ़ा अंगूर ने त्याग की आंख को अवशोषित किया, वह दर लाल कांटे द्वारा त्याग की आंख उत्पन्न करने के समान थी। लिन युआन ने शेष 29 त्याग की आंखों को रक्त ब्रू ग्रेपवाइन की जड़ों में रखा और फिर दिन और रात आत्मा चांदी के पंख का उपयोग करके प्रत्येक त्याग की आंख में एक छेद काट दिया। यह छिद्र इतना छोटा था कि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक नेत्र की रक्त ऊर्जा लीक न हो तथा साथ ही ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की जड़ों तक आसानी से पहुंचो। लिन युआन का काम पूरा हो गया तो उसने देखा कि रक्त काढ़ा अंगूर बहुत लालची था। मूलतः इसकी जड़ें बहुत अधिक नहीं थीं, लेकिन त्याग की सभी आंखों को अवशोषित करने के लिए इसकी जड़ें बहुत अधिक हो गईं। नई जड़ें जल्द ही पुरानी जड़ों के साथ मिलकर त्याग की आंखों में प्रवेश कर गईं। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन ने रिलिंक्विश की आंखों में रक्त ऊर्जा को तभी अवशोषित करना शुरू किया जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि उसने हर टुकड़े को निगल लिया है। लिन युआन ने देखा कि जब इस प्रक्रिया की बात आती है तो ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के पास अपनी छोटी छोटी तरकीबें होती हैं। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की नई जड़ें पुरानी जड़ों की तुलना में अधिक नुकीली थीं तथा वे बाहरी लकड़ी से ढकी हुई थीं। नई जड़ों की बदौलत ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को अब लिन युआन की मदद की आवश्यकता नहीं थी। अब ये अपने आप ही आइज ऑफ रिलिंक्विश की सुरक्षा को तोड़ सकता है। रिलिंक्विश की 29 आंखों में से प्रत्येक की रक्त ऊर्जा अंततः ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के शरीर में अवशोषित हो गई। ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के ऊपर की लताओं ने अपनी नई जड़ें खेल खेल में लटकाना शुरू कर दिया। अपनी नई जड़ों के जुड़ने के साथ ही ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन ऐसा लग रहा था मानो इसका आकार दोगुना हो गया हो। लिन युआन बेफिक्र था। जिस बूढ़े व्यक्ति ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन बेची थी, उसे इसकी सभी बेलों और पत्तियों को काट देना चाहिए था। जो कुछ बचा था वह मुख्य बेल थी। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन द्वारा अवशोषित की गई सारी रक्त ऊर्जा मुख्य बेल के साथ ब्लड ब्रू अंगूर उगाने पर केंद्रित होगी। हालांकि लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन में अधिक बेलें उगाने को प्राथमिकता दी ताकि एक समय में उत्पादित ब्लड ब्रू अंगूरों की संख्या में वृद्धि हो सके। हालांकि इससे निस्संदेह ब्लड ब्रू अंगूरों के बढ़ने का समय बढ़ जाएगा, लेकिन नई बेलों की छंटाई न करने से ब्लड ब्रू अंगूर के शरीर में ऊर्जा भी संरक्षित हो सकती है। आखिरकार ब्लड ब्रू अंगूर को काटे गए हिस्सों को फिर से उगाने के लिए अधिक रक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर मदर ऑफ ब्लड बैथ को मिथक केडाई में आगे बढ़ना है तो उसे बहुत ज्यादा ब्लड ब्रू ग्रेप्स खाने होंगे। इस तरह जब भी ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन अपनी अधिकतम संख्या में ब्लड ब्रू ग्रेप्स का उत्पादन करेगी, तब मदर ऑफ ब्लड बैथ अपना पेट भरकर ब्लड ब्रू ग्रेप्स खा सकेगी। लिन युआन ने लाल कांटा और रक्त काढ़ा ग्रेपवाइन दोनों को पत्ती के आकार के डायमंड फेयर भंडारण बॉक्स में संग्रहित करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित जांच की कि सब कुछ क्रम में था। इससे पहले लिन युआन ने रेड थॉर्न को उसकी त्याग की आंखें संग्रहित करने का निर्देश नहीं दिया था, क्योंकि उसने त्याग की आंखों पर प्रयोग किया था। लेकिन अब जब लिन युआन रक्त काढ़ा अंगूर की बेल को पोषित करने के लिए रेड थॉर्न से लगातार त्याग की आंखें उत्पन्न करवाने जा रहा था, तो रेड थॉर्न पर त्याग की 60 आंखें बनाए रखना बेहतर था।
अतिरिक्त आइज ऑफ रिलिंक्विश को ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन की जड़ों पर रखा जाएगा। सोर्स सैंडलिन युआन की वर्तमान में लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए मुख्य पसंद हो सकता है, लेकिन रेड थॉर्न की लड़ने की क्षमता पूरी टीम पर हमला कर सकती है। यह केवल सही परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। लिन युआन अपनी युद्ध शक्ति की प्रभावशीलता की सीमा का विस्तार करने का आदी था, क्योंकि इससे उसे किसी भी स्थिति का सामना करने पर सर्वोत्तम कार्रवाई करने की अनुमति मिलती थी। अपने पक्ष में पहले से ही मदर ऑफ ब्लडबैथ और एंडलेस समर जैसे शक्तिशाली संरक्षक होने के बावजूद और चंद्र साम्राज्य द्वारा दिए गए एक्सट्रीम टोकन का तो जिक्र ही न करें, लिन युआन ने महसूस किया कि अपने पैरों पर खड़े रहना ही सबसे अच्छा था। चूंकि रक्त काढ़ा अंगूर की बेल त्याग की आंखों को अवशोषित कर सकती थी और तेजी से बढ़ रही थी, लिन युआन अब अपनी चिंताओं को कम कर सकता था। इससे निस्संदेह लिन युआन को बड़ी मात्रा में धन बचाने में मदद मिली। आइज ऑफ रिलिंक्विश जल जगत के आयामी जीवन रूपों से आए थे। उनके शरीर बहुत बड़े थे और उनके मांस का हर टुकड़ा सस्ते दामों पर बेचा जाता था। यह दुनिया का सबसे सस्ता मांस घटक था। चूंकि रेड थॉर्न अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन जल जगत आयामी जीवन रूपों पर निर्भर रह सकता था, इसलिए लिन युआन को परियों का रक्त एकत्र करने के प्रयास से बचा लिया गया। लिन युआन को इस बात की चिंता रहती थी कि वह जलीय दुनिया के आयामी जीवन रूपों को कैसे प्राप्त करे, लेकिन इंडिगो एज्योर सी मार्केट में एक बार घूमने से उसकी चिंता दूर हो गई। यह लगभग आयामी दरार की सक्रिय अवधि का समय था। इंडिगो एज्योर गार्ड्स के साथ पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के लिए व्यापार करने के लिए आने वाले लोगों की एक अंतहीन धारा थी। लिन युआन ने शाही राजधानी में वापस लौटने पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ एक सौदा करने की योजना बनाई। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में स्टोर करने के लिए कुछ जल्द दुनिया आयामी जीवन रूप प्राप्त करने में कामयाब हो जाए। अचानक लिन युआन को एहसास हुआ कि अगर रक्तबीज की मां को पता चल जाए कि उसने जो रक्तबीज अंगूर का सेवन किया था वह जल जगत के आयामी जीवन रूपों से बना था, तो उसे घृणा हो सकती है। लिन युआन ने इस विचार को महत्वहीन मानते हुए खारिज कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रक्त काढ़ा अंगूर चमकदार रक्त ऊर्जा से भरे हुए थे, जिसकी रक्तबीज की मां को जरूरत थी। अब जब उसने अपने सभी अतिरिक्त काम निपटा लिए थे, तो लिन युआन अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। लिन युआन ने बटन के आकार वाले भंडारण बॉक्स से पर्वत युक्त भ्रूण निकाला, जिसे उसने व्यापार के दौरान खरीदा था। पर्वत युक्त भ्रूण इधर उधर कूद रहा था और लिन युआन को वह एक सेम की तरह लग रहा था। पहाड़ युक्त भ्रूण उछलते समय एक तरह से पुण्य का भाव लिए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो यह छोटी पीली गेंद पहाड़ों पर भी चढ़ सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि पहाड़ युक्त भ्रूण को ऐसा लग रहा था कि वह खुद पहाड़ों का ही हिस्सा है। लिन युआन ने स्रोत रेत को कुछ परिदृश्य चट्टानों में बदल दिया और कूदते हुए पर्वत युक्त भ्रूण को उसके अंदर लपेट दिया। लिन युआन स्रोत रेत की अजीब खुशी को महसूस कर सकता था, जो यह दिखा रही थी कि वह उसकी सेवा करके खुश थी। पर्वत युक्त भ्रूण के अंदर पर्वतों की सदैव बदलती चेतना थी। इस प्रकार जब स्रोत रेत पर्वत युक्त भ्रूण को ढक रही थी, तो यह दिन और रात की आत्मा चांदी को निगलने के लिए धातु उपभोग अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता था। यह दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो के पंख के आकार की अपनी स्मृति का उपयोग करके सुनहरे पंख पैदा करेगा, जो ग्रे ने आकाश बादल वाले क्रेन में विकसित होने पर उगाए थे। गोल्डन पंख बनाना दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो के पंखों से कहीं ज्यादा जटिल था, इसलिए बदलाव को पूरी तरह से याद रखने और लागू करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। स्रोत रेत को भी पर्वत युक्त भ्रूण की परिवर्तित क्षमताओं को पूरी तरह से अवशोषित करने में समय लगेगा। इस प्रकार लिन युआन ने मेहनती स्रोत रेत को दूर संग्रहित किया। जब स्रोत रेत अपने बटन के आकार में बदल रही थी, तो ऐसा लग रहा था मानो उसमें एक आलू रखा हो। लिन युआन यह सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या यही वह बात है जिसका लोग उल्लेख कर रहे थे जब वे कहते थे कि सबसे साधारण वस्तुएं भी एक निश्चित मात्रा में भव्यता रखती हैं। चूंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा था, लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकल गया है और अपने तंबू में वापस आ गया।
समुद्री भोजन की हल्की सुगंध तंबू में फैल गई। ये उसे एहसास हुआ कि बड़े भाई लियू ने नाश्ता शुरू कर दिया होगा। लिन युआन ने अपने शरीर को खींचा और अपने तंबू से बाहर निकल आया। जब वह तंबू से बाहर निकला तो लिन युआन ने देखा कि रक्त बीज की मां भी जाग गई थी। वह लियू जी के बगल में खड़ी थी, जो समुद्री भोजन दलिया का एक बड़ा बर्तन पका रही थी। बीच बीच में वह उबलते बर्तन में कुछ छिलके वाले झींगे, सूखे स्कैलप्स और अबालोन के टुकड़े डाल देता था। रक्तबीज की माता लगातार सामग्री मिलाती रही और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह जल्दी ही रुकने वाला है। रक्तबीज की मां ने जितनी अधिक सामग्री डाली, लियू जी की पलकें उतनी ही जोर से झपकने लगी। विशेषकर जब इसमें अबालोन के टुकड़े डाले गए, लियू जी को अंततः इसे रोकना पड़ा। अगर आप और अधिक अबालोन के टुकड़े डालेंगे तो दलिया बहुत गाढ़ा हो जाएगा। रक्तबीज की मां ने समुद्री भोजन डालना बंद कर दिया और पूछा, यह मेरा पहली बार खाना पकाने का अनुभव है। क्या होगा अगर लिन युआन, सुनो, और बाकी लोगों को स्वाद पसंद नहीं आया क्योंकि सामग्री बहुत कम है? लियू जी ने नमक की एक क्रिस्टल बोतल निकाली और उसे रक्तबीज की माता को सौंप दिया। आज सुबह सबसे पहले समुद्री भोजन खरीदा गया। आपने इसमें कुछ प्लैटिनम एबेलोन लिवर जूस भी मिलाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका स्वाद स्वादिष्ट ना हो। अब हमें बस दलिया की ताजगी को बाहर लाने के लिए थोड़ा नमक डालना है। इस क्रिस्टल बोतल को 4 बार हिलाना काफी होगा। लिन युआन की भौहें तब चढ़ गईं जब उसने सुना कि रक्तबीज की मां आज सुबह के नाश्ते के पीछे की रसोइयां थी। लेकिन उसने देखा कि लियू जी कितने ध्यान से खाना बना रहे थे। यहां तक कि कितना नमक डालना है इस बारे में भी विशेष निर्देश दे रहे थे। इसलिए ऐसा लग रहा था कि खाना लियू जी ने खुद ही पकाया होगा। रक्तबीज की जननी एक सहायक शेफ की तरह थी। तपते सूरज ने पूरे आसमान को जलाकर राख कर दिया था और झागदार लहरें धीरे धीरे तटों पर टकरा रही थीं। समुद्र की फुहारें पूरी तरह से जीवन से रहित थीं। समुद्री जल में डूबे कमल के फूल ने तटीय समुद्रों से ऊर्जा के सभी निशानों को पूरी तरह से मिटा दिया था, जिससे वे वस्तुतः बंजर हो गए थे। इस क्षेत्र को पुनः बहाल होने में 100 वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। तटों पर फेय के बिना तब तक कोई खतरा नहीं होना चाहिए जब तक कि यहां कोई जल विश्वआयामी दरार नहीं खुल जाती, जिससे यह क्षेत्र अवकाश स्थान के लिए उपयुक्त हो जाता है। लिन युआन ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का भरपूर आनंद लिया, विशेष रूप से मदर ऑफ ब्लडबाथ के मुंह में पानी लाने वाले समुद्री भोजन दलिया का। दुर्भाग्यवश चेंग परिवार के लिए यह समय खुशनुमा नहीं था। चेहरे पर 3 जख्मों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति एक विशाल यार्ड के बीच से गुजरती संकरी पगडंडी पर व्हीलचेयर को धकेलते हुए जा रहे थे। भोर की हवा में अभी भी रात की ठंडक थी। व्हीलचेयर पर बैठे दुबले पतले युवक ने अपने ऊपर एक मोटा कंबल ओढ़ा हुआ था और उसने सफेद ऊनी लबादा पहना हुआ था। जख्मी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युवक के चारों ओर कंबल को और कस दिया और झुककर कहा, तीसरे युवा मास्टर, आप हमेशा की तुलना में दुगने समय से बाहर हैं। क्या हम इस गली से चलकर वापस लौट सकते हैं? व्हील चेयर पर बैठा दुबला पतला युवक अच्छे मूड में था। उसने जवाब दिया, जल्दी मत करो, मैं यहां घूमने के बाद चेरी ब्लॉसम जंग जाना चाहता हूं। यह अफसोस की बात है कि इंडिगो एज्योर सिटी में बर्फ नहीं गिरती। लाल चेरी के फूल तब उतने जीवंत नहीं लगते जब उन्हें बर्फ के सफेद कैनवास के सामने न देखा जाए। जख्मी अधेड़ उम्र का आदमी जानता था कि तीसरे यंग मास्टर के मूड को सिर्फ अच्छा नहीं कहा जा सकता। वह जानता था कि तीसरे यंग मास्टर का व्यवहार इतना उज्जवल और उत्साही क्यों था। तीसरे युवा मास्टर, कल रात समुद्र में बर्फानी तूफान आया था, लेकिन यह केवल थोड़ी देर तक चला, जख्मी अधेड़ व्यक्ति ने कहा। दुबला पतला युवक हंस पड़ा। बर्फ समुद्र के ऊपर रुक सकती थी, लेकिन यह किसी दूसरे क्षेत्र में चली गई होगी। यह अचानक इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। काश मेरे पैर मजबूत होते, मैं कल रात समुद्र के नजारे का आनंद ले सकता था। दुबले पतले युवक ने अचानक पूछा, अंकल फू, आपने कहा था कि 2 स्वप्न 6 भी गायब हो गया। दूसरा भाई इसे कैसे ले रहा है? जख्मी अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि तीसरा युवा मास्टर सिर्फ आत्मभाषण कर रहा था। वह उस समय वास्तविकता से बिल्कुल अलग था। जब वह ऐसी अवस्था में हो तो उसे परेशान करना केवल मुसीबत ही पैदा करेगा।
अचानक तीसरे युवा मास्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, दूसरे भाई के पैर अभी भी काम कर रहे हैं। कम से कम वह इसके बारे में कुछ तो कर पाएगा। अगर वह मेरे जैसा होता तो वह सचमुच असहायता के कारण अपंग हो जाता। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अचानक महसूस हुआ कि शुरू में बेहद सुहावना मौसम बदल गया है, क्योंकि ठंडी हवा चलने लगी थी। एक व्यक्ति चुपके से दुबले पतले युवक की व्हीलचेयर के पास आकर खड़ा हो गया। वह काले वस्त्र पहने हुए थे और उनका आकार औसत व्यक्ति से कहीं ऊंचा था, जिससे उनका काला वस्त्र विस्तृत और भारी दिखाई दे रहा था। काली आकृति ने दुबले पतले युवक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तीसरे युवा मास्टर, मैंने पुष्टि कर दी है कि नाइटमेयर वीआई मर चुका है। मैंने आपके आदेश के अनुसार आइटम भी भेज दिया है। व्हील चेयर पर बैठा दुबला पतला युवक संतुष्ट भाव से अपने पैर फैला रहा था और उसकी उंगलियां व्हील चेयर के आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। जाहिर है उसका मूड बेहतर हो गया था। लिन युआन समुद्र से बाहर आया और उसने अभी अभी ईथरियल जेलीफिश द्वारा फ्लोटिंग सिल्वर एकत्रित करने की प्रगति की जांच की थी। उन्होंने महसूस किया कि ईथरियल जेलीफिश उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से तैरते हुए चांदी के धागों को इकट्ठा कर रही थी। इसने सिर्फ एक रात में ही समुद्र तल से 1/3 फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड्स एकत्र कर लिए थे। इसका मतलब था कि कल एक ही समय पर सभी फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड्स एकत्र किए जाएंगे। झो लुओ की लावा ड्रैगन छिपकली इस परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्र में एक दिन बिताने के बाद लिन युआन ने महसूस किया कि आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास अपने अनुबंधित परियों को चुनने के लिए कड़े मानदंड थे। अधिकांश परी केवल 3 क्षेत्रों में से एक पर ही नियंत्रण कर सकते थे: समुद्र, भूमि और आकाश। ऐसे बहुत कम परी थे जो 2 या 3 को भी नियंत्रित कर सकते थे। अलग अलग प्राणी अलग अलग वातावरण में अलग अलग क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लियू जी की कीट रानी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह समुद्री सतह से दुश्मनों से लड़ने के लिए केवल अपने बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगों और तूफान उल्लू पतंगों पर ही भरोसा कर सकती थी। जब पानी के अंदर डूबे दुश्मनों की बात आती तो लियू जी असहाय हो जाती। लिन युआन को लगा कि भविष्य में रेड थॉर्न के अलावा उसके लिए एक वास्तविक जलीय परी से अनुबंध करना आवश्यक है जो पानी के नीचे लड़ सके। कमाया। लिन युआन का फोन अचानक बज उठा। जब उसने फोन करने वाले को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ। फोन उठाने के बाद लिन युआन ने पहले सामने वाले को बोलते सुना, मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी आयामी जीवन रूप के मांस को जलीय दुनिया के आयामी जीवन रूप के मांस से बदलना संभव है। फोन के दूसरी ओर से आ रही आवाज बहुत स्पष्ट थी, जिसमें माफी की झलक थी। लिन युआन ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, यह ठीक है, भले ही आप किसी भी आयामी जीवन रूपों के मांस का आदान प्रदान न कर सकें। मेरे पास यहां बहुत सारे रसातल आयामी जीवन रूपों का मांस भी है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एहसास हुआ कि लिन युआन को गलतफहमी हुई है और उसने जल्दी से कहा, हमने पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस को दानव नव आयामी जीवन रूपों के मांस से बदल दिया। यह केवल इसलिए है क्योंकि दानव आयामी जीवन रूपों के मांस से अलग की गई आध्यात्मिक सामग्री को बेचना आसान है। हमारे बॉस ने कुछ बुनियादी आपूर्ति के लिए जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस का आदान प्रदान करने का एक तरीका खोज लिया है। इसलिए मुझे उस विनिमय शर्त पर वापस जाना होगा जिसका मैंने आपसे पहले वादा किया था। जब लिन युआन ने यह सुना तो उसकी भौहें तुरंत बेतहाशा उछल गईं। वह बड़ी कठिनाई से जल जगत के आयामी जीवन रूपों के मांस के बदले में विनिमय करने का तरीका खोजने में कामयाब रहा था, इसीलिए वह इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा रेड थॉर्न को अपने माउथ ऑन ऑफ रिलिंक्विश का पूर्ण क्षमता से उपयोग करने के लिए सैकड़ों स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस का सेवन करना होगा, ताकि ब्लड ब्रू ग्रैप वाइन को पोषित करने के लिए रिलिंक्विश की आंखों को जन्म दिया जा सके और रेड थॉर्न को पानी के नीचे सांस लेने की अपनी क्षमता विकसित करने की अनुमति मिल सके। इससे पहले उसने जो भी आदान प्रदान किया था वह केवल रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश के लिए 1 महीने या उससे अधिक समय तक उपभोग करने के लिए पर्याप्त था। जैसे जैसे रेड थॉर्न अधिक शक्तिशाली होता गया, साथ ही साथ रिलिंक्विश की जीभ द्वारा स्रावित एसिड
जो जल जगत आयामी जीवन रूपों को पचाने में माहिर था, लिन युआन की स्वर्ण जल जगत आयामी जीवन रूपों के मांस की मांग दूसरे स्तर पर होनी चाहिए थी। वह जल जगत के आयामी जीवन रूपों का मांस कैसे नहीं पा सकता था? फोन पर दूसरी ओर मौजूद मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति इंडिगो एज्योर गार्ड था, इसलिए उसने जिस बॉस का उल्लेख किया वह इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ही होगा। लिन युआन को नहीं पता था कि वह कल 2 रक्षक दूतों के साथ उजाड़ द्वीप पर आया था या नहीं। चूंकि इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने बुनियादी आपूर्ति के बदले में ऐसा किया था, इसलिए लिन युआन भी बुनियादी आपूर्ति प्रदान कर सकता था। बुनियादी आपूर्ति के अलावा स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस का आदान प्रदान करने में सक्षम होने के लिए लिन युआन कुछ अपेक्षाकृत दुर्लभ सामग्रियों को भी बाहर निकालने के लिए तैयार होगा। जब तक वह हमेशा जलीय विश्व के आयामी जीवन रूपों के शरीर का उपयोग कर सकता था, यह सबसे किफायती काम करने के समान था। चाचा, मैं न केवल यहां बुनियादी आपूर्ति ले जाने में सक्षम हूं, बल्कि मैं पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस के बदले में बढ़िया सामान और कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री भी प्रदान कर सकता हूं। जब वह बोल रहा था, लिन युआन थोड़ा हैरान था। उसे रेड थॉर्न के लिए राशन के रूप में पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस की आवश्यकता थी। आखिर अन्य लोगों को जलीय विश्व के आयामी जीवन रूपों के मांस जैसी बदबूदार चीज की आवश्यकता क्यों थी? जबकि लिन युआन हैरान था। उसे नहीं पता था कि फोन के दूसरी तरफ मध्यम आयु वर्ग का आदमी उससे भी ज्यादा हैरान था। इस दुनिया में क्या गलत है? कोई व्यक्ति स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस के बदले में उत्तम वस्तुओं और दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों को लेने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? अमीर लोग सचमुच कुछ खास होते हैं। जब बॉस को एक ऐसा चैनल मिला जहां वह जल जगत के आयामी जीवन रूपों के मांस को बुनियादी आपूर्ति के लिए बदल सकता था, तो यह इंडिगो एज्योर गार्ड्स के लिए नए साल जैसा दिन महीना जैसा था। इंडिगो एज्योर गार्ड्स आमतौर पर हर साल जल जगत के अधिकांश आयामी जीवन रूपों के मांस को त्याग देते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसने पहले भी जलीय विश्व के आयामी जीवन रूपों के मांस को त्याग दिया था, उसे ऐसा नहीं लगा कि यह बर्बादी है, लेकिन इसके बारे में सोचना थोड़ा दर्दनाक था। लिन युआन ने जल्द ही फोन के दूसरी तरफ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को फिर से खुलकर बात करते सुना। यदि आप वास्तव में बढ़िया सामान और दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री ले जा सकते हैं, तो हमारे बॉस स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप दीर्घकालिक सहयोग तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप पहले की तरह एक बार में कम खरीद नहीं सकते। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अचानक खुशी का एहसास हुआ। अब उसके पास जल जगत के आयामी जीवन रूपों का शरीर था। अचानक उसे ऐसा क्यों लगा कि उसके हाथ में एक कीमती मोल भाव करने वाली चीज है और वह मोल भाव करना शुरू कर सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बातें सुनने के बाद लिन युआन को और भी अच्छा महसूस हुआ। भविष्य में जब भी मैं इसे बदलूंगा, यह एक डायमंड फेयर स्टोरेज बॉक्स के रूप में होगा। हम अभी भी पिछले मूल्य का पालन करेंगे, सिवाय इसके कि मैं स्टार वेब पर बेची गई कीमत के अनुसार राक्षस आयामी जीवन रूपों के मांस की कीमत परिवर्तित करूंगा। अच्छे सामान और दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों की कीमत भी स्टार वेब की कीमत पर आधारित होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अंकल? From the web powered by Zergnet. This dodgeball actress is an absolute stunner in real life. Candice Cameron Bure's most inappropriate outfits had us gasping. मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पिछले लेन देन के समझौते को मुख्य रूप से राक्षस के मांस से टूटी आध्यात्मिक सामग्रियों को फिर से बेचने की प्रक्रिया में मूल्य की हानि के कारण रद्द कर दिया था, जिसे जल दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस के साथ बदल दिया गया था। मूल्य हानि के अलावा रसातल आयामी जीवन रूपों के बीच विभिन्न राक्षस मांस को तोड़ने में भी बहुत समय लगा, और वह विनिमय के लिए बढ़िया सामान और दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों का उपयोग करने के लिए तैयार था। यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कीमतों के बीच के अंतर को संतुलित करने में मदद करने जैसा होगा। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ऐसा करने के लिए तैयार होना चाहिए। लिन युआन की राय में स्टार वेब पर सभी कीमतों को परिवर्तित करना मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए अधिक लागत प्रभावी मूल्य था। आखिरकार स्टार वेब पर राक्षस आयामी जीवन रूपों के मांस की कीमत वास्तविक मूल्य से लगभग 1% से 2% अधिक महंगी थी। जैसी कि उम्मीद थी,
लिन युआन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात खत्म होते ही उसकी हंसी सुनी। तुम बहुत नकचढ़ी हो। लिन युआन को शर्मिंदगी महसूस हुई जब उसने सुना कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे कैसे संबोधित किया था। पहले वह उसे चाचा कहता था, लेकिन अब यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे भाई कह रहा था, इसलिए लिन युआन अब उसे चाचा नहीं कह सकता था। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, भाई, आयामी दरार की सक्रिय अवधि शुरू होने वाली है और लगभग आधे साल तक चलेगी, इसलिए मैं इस अवधि के दौरान कोई और व्यापार की पेशकश नहीं कर सकता। अगली बार 6 महीने बाद होना चाहिए। यदि आपको जल जगत के आयामी जीवन रूपों का ढेर सारा मांस चाहिए तो आपको कल से पहले मेरे साथ सौदा पूरा करना होगा, अन्यथा हमारा मालिक अब कुछ साधारण आपूर्ति के बदले में सभी आयामी जीवन रूपों के मांस को खाली कर सकता है, जो कि परियों के भोजन को बेहतर बना सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बातें सुनने के बाद लिन युआन ने तुरंत कहा, मेरे लिए इंडिगो एज्योर सिटी में आपकी तलाश करना बेहतर होगा। यह सिर्फ संयोग है कि मेरे पास एक खाली डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स है जिसे व्यापार करते समय भरा जा सकता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ स्थान पर सहमति जताने के बाद लिन युआन ने फोन रख दिया। उसी समय अचानक उस अधेड़ व्यक्ति के पीछे से एक गंभीर आवाज आई जिसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? सुनो, तुम करीब 1 मिनट तक दरवाजे पर हंसते रहे। क्यों? पूरी जिंदगी अकेले रहने के बाद आखिरकार तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल ही गई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कप्तान, क्या आपको नहीं लगता कि मेरी इतनी मेहनत के बाद आपको मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड का इंतजाम करना चाहिए? इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन व नीला कवच पहने हुए व्यक्ति था जिससे लिन युआन की मुलाकात निर्जन द्वीप पर हुई थी। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने अधेड़ उम्र के आदमी के कंधे पर थपथपाया और उसे मजाकिया अंदाज में डांटा। तुम बदमाश, मैं तुमसे 5 साल ज्यादा समय से सिंगल हूं। क्या तुम सच में मुझसे अब तुम्हें सेट करने के लिए कह रहे हो? जल्दी करो, अब गंभीर हो जाओ। चलो, हमने जितने भी जल जगत के आयाम वाले जीव जमा कर रखे हैं उनका ख्याल रखते हैं, फिर हम बात करेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने शैतानी ढंग से मुस्कुराने से पहले अपने सिर के पीछे खुजलाया। कैप्टन, मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ा सौदा पूरा कर लिया है। हमें पानी की दुनिया के आधे आयामी जीवन रूपी मांस को साधारण आपूर्ति के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को लात मारी। अटपटा मत करो और जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो। मैं पिछले 2 दिनों से बहुत व्यस्त हूं और ज्यादा सो नहीं पाया हूं। मैं तुम्हारा मनोरंजन करने के मूड में नहीं हूं। लात खाने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कर्तव्य निष्ठा से इंडिगो एज्योर गार्ड को फोन पर लिन युआन के साथ हुए सौदे के बारे में बताया। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि यह सौदा इतना अच्छा लग रहा था कि हो ही नहीं सकता था। यदि यह सौदा सफल हो जाता तो इंडिगो एज्योर गार्ड्स को आयामी दरार से पहले भारी मात्रा में बुनियादी आपूर्ति, बढ़िया सामान और दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त हो जाती। हालांकि इस तरह के आकर्षक सौदे की गहन जांच की जरूरत है। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन उस अधेड़ उम्र के आदमी से पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपी मांस का व्यापार करने के लिए कहने आया था। अब जब उनके पास एक और खरीदार था तो वे रास्ते में ही उसका भुगतान कर सकते थे। दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों और उत्तम वस्तुओं के लिए व्यापार करने की संभावना किसी को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। दूसरा पक्ष कितना जल विश्व आयामी जीवन रूप मांस चाहता है? अधेड़ उम्र का आदमी कान से कान तक मुस्कुराया। वे इसके लायक एक डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स चाहते हैं। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन को यह जानकारी देखकर आश्चर्य हुआ। जब उसे होश आया तो अधेड़ अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसने खांसते हुए कहा, तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाओ और तैयार हो जाओ। डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स के अलावा कुछ और तैयारियां कर लो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने स्वीकृति की आवाज निकाली और तैयारी के लिए चला गया। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने मन ही मन सोचा, मुझे खुद ही देखना होगा कि यह कैसे होता है। डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स के बदले में वे किस तरह की दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री और बढ़िया सामान का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे प्रकार हैं। ज्यादा लोकप्रिय चीजें तुरंत छीन ली जाएंगी।
अगर ये सिर्फ कुछ बेकार चीजें हैं तो इसका मतलब होगा कि वे सिर्फ मुझ पर भार डालना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं नियमित दैनिक आवश्यकताओं के लिए ही व्यापार करूं। फोन रखने के बाद लिन युआन ने अपने साथियों को बताया कि वह व्यापार करने के लिए सबसे पहले इंडिगो एज्योर सिटी की ओर जा रहा है। एंडलेस समर ने मदर ओन ऑफ ब्लड बैथ को नाइटमेयर वीआई के आध्यात्मिक अवयवों को अलग करना जारी रखने के लिए कहा। यह एक भव्य गेंद के आकार के हल्के बैंगनी फूल में बदल गया और लिन युआन की आत्मा क्यूई कपड़े के जेड मन के पर उतरा। इसने लिन युआन की सफेद पोशाक को एक रंगीन रूप दे दिया। जाहिर है एंडलेस समर ने लिन युआन के साथ इंडिगो एज्योर सिटी में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। यह झेंग परिवार के संभावित प्रतिशोध के खिलाफ एहतियाती कदम उठा रहा था। लिन युआन समझ गया कि अंतहीन ग्रीष्म कहां से आ रहा था। अपनी चिंताओं के बावजूद लिन युआन को लगा कि झेंग परिवार में फिलहाल उनसे बदला लेने का साहस नहीं है। झेंग परिवार भले ही एक अनुभवी गुट हो, लेकिन उन्होंने अपने दो सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को खो दिया था। इसके अलावा उनके दो स्पिरिट गार्ड दूत इंडिगो एज्योर सिटी में थे, जिसका अर्थ था कि झेंग परिवार में वर्तमान में सैनिकों की कमी थी। वर्तमान में जब वे इंडिगो एज्योर सिटी में थे तो उन्हें अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि हो सकता था कि झेंग परिवार के साथ गठबंधन करने वाले दो अनुभवी गुट उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। यद्यपि दो सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों की हानि तीनों परिवारों की सत्ता पर पकड़ को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप झेंग परिवार सबसे कमजोर कड़ी बन गया। इस बार रक्तबीज की मां ने लिन युआन के साथ इंडिगो एज्योर सिटी जाने के बारे में एंडलेस समर से लड़ाई नहीं की। रक्तबीज की माता लिन युआन की पथ रक्षक हो सकती है, लेकिन अंतहीन ग्रीष्मकाल वर्तमान में अधिक शक्तिशाली था। अपनी मजबूत उपस्थिति के बावजूद रक्तबीज की जननी को अपनी पिछली चोट से उबरने के लिए समय की आवश्यकता थी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित कैरोलिन लेविट के अनुचित पहनावे उन्हें हमेशा परेशान करेंगे। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। लियू जी और लिसन, जो दिन के समय मुक्त थे, ईथरियल जेलीफिश को तैरते हुए चांदी के धागे इकट्ठा करने में मदद करने के लिए समुद्र में चले गए। ईथरियल जेलीफिश तैरते हुए चांदी के रेशों को इकट्ठा करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन उन्हें ठीक से व्यवस्थित करने और संग्रहित करने के लिए उसके पास सूक्ष्म मोटर कौशल का अभाव है। झो लुओ ने आश्चर्य से देखा कि लियू जी और लिसन ने फिर से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। झो लुओ को यह समझ में नहीं आया कि वे इतनी कड़वी चीज को दांव पर क्यों लगा रहे हैं। प्लैटिनम करेले का गूदा जहर भी हो सकता है। जब लिन युआन इंडिगो एज्योर सिटी में तय किए गए रेस्तरां में पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा था। वह रेस्तरां में बैठकर यह दृश्य देखता रहा। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अभी भी सुबह थी, लेकिन कई ग्राहक दुकान में बैठे थे और उन्होंने ड्रिंक्स, फलों की प्लेट और मीठे बिस्कुट का ऑर्डर दिया था। लिन युआन ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का इंतजार करते हुए ताज़ा निचोड़ा हुआ तरबूज का रस ऑर्डर किया। उसने जियाओ हानजोंग से प्राप्त किए गए फे स्टोरेज बॉक्स को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। पत्ती के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स में पर्याप्त मात्रा में आयामी जीवन रूपी मांस था। साथ ही कुछ जंगली फल भी थे जिन्हें उसने अंतहीन जंगल में पकड़ा था। इसलिए लिन युआन ने जियाओ हानजोंग के परिभंडारण बॉक्स को खाली करने की योजना बनाई ताकि इसका उपयोग आयामी जीवन रूपों को संग्रहित करने के लिए किया जा सके। लिन युआन ने पहले कभी जियाओ हानजोंग के फे स्टोरेज बॉक्स में हाथ नहीं डाला था। अब उसने देखा कि जियाओ हानजोंग ने बहुत ज्यादा संसाधन नहीं जुटाए थे। उन्होंने अपने अधिकांश संसाधन कोल्ड स्नो पाइन पर निवेश किए होंगे। लगभग तुरंत बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि वह गलत था। जियाओ हानजोंग वास्तव में एक उत्तम दर्जे का व्यक्ति था। डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स का उपयोग हमेशा आपूर्ति को संग्रहित करने के लिए किया जाता था, लेकिन जियाओ हानजोंग ने मॉर्बियस के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के समान वातावरण का निर्माण करने में कामयाबी हासिल की थी। यद्यपि इसमें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र का प्रभाव नहीं था, फिर भी इसका आंतरिक भाग एक छोटे बगीचे जैसा दिखता था। फिर से साथ मिलकर काम करने की उम्मीद
फे बॉक्स में सैकड़ों वनस्पतियां और जीव थे जिनका स्पष्ट रूप से ध्यान रखा गया था। पत्तियों को पूरी तरह से काटा गया था, जो प्यार से पालन पोषण का सबूत था। लिन युआन ने जांच के लिए मॉर्बियस के सच्चे आंकड़ों का इस्तेमाल किया और पाया कि कई पौधे दुर्लभ प्रजाति के थे। दुर्भाग्यवश इनका ज्यादा व्यावहारिक उपयोग नहीं था, क्योंकि उनमें से अधिकांश केवल खाद्य सामग्री ही थी। वहां 20 प्लैटिनम चढ़ते गुलाब के पौधे थे जिनमें फूल की कलियां उग आई थीं। गुलाब बहुत ही अच्छी प्रजाति के थे और एक डंठल संभवतः 10 करोड़ रेडियंस डॉलर में बिक सकता था। जब तक दीवार बनी रहेगी, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी हो, चढ़ने वाले गुलाब ऊपर की ओर बढ़ सकेंगे और खिल सकेंगे, जिससे फूलों की एक सुंदर दीवार बन जाएगी। बड़ी हरी पंखुड़ियों से आने वाली खुशबू प्राकृतिक मच्छर और मक्खी भगाने वाली के रूप में काम करती थी, लेकिन फिर भी तितलियों को आकर्षित करती थी। जियाओ हानजोंग को इन सभी पौधों को इकट्ठा करने के लिए बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि ऐसे दुर्लभ पौधों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। इन सबको इकट्ठा करने में उन्हें कई दशक लगे होंगे। कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन हु क्वान ने डोम गिल्ड क्लब का निर्माण शुरू करने के लिए पहले से ही एक वास्तुकार की तलाश शुरू कर दी थी। जियाओ हानजोंग के फे स्टोरेज बॉक्स के पौधे गिल्ड क्लब में सजावट के लिए एकदम सही होंगे। हवेली के बांस के जंगल के बाहर एक छोटा बगीचा भी बनाया जा सकता है, जहां दुर्लभ पौधों की खेती की जा सकती है। लिन युआन ने जियाओ हानजोंग के फे स्टोरेज बॉक्स के अंदर की वस्तुओं को देखना जारी रखा। उसने अंदर 50 स्रोत प्रकार की वस्तुओं की खोज की। सभी दुर्लभ पौधों को नजरअंदाज करते हुए यह जियाओ हानजोंग की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा होना चाहिए। लिन युआन ने उन वस्तुओं को अलग रख दिया जिन्हें वह अधिक मूल्यवान समझता था और जिन्हें प्राप्त करना कठिन था। उसने जल जगत के आयामी जीवन रूपी मांस के बदले में व्यापार करने की योजना बनाई। जब उसने अंततः जियाओ हानजोंग के परी भंडारण बॉक्स को व्यवस्थित कर लिया, तो उसने तरबूज के रस का एक बड़ा गुआ घूंट लिया। कुछ और घूंट पीने के बाद लिन युआन की नजर एक अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिन युआन को देखते ही उसकी ओर हाथ हिलाया और लिन युआन भी तुरंत हाथ हिलाने के लिए खड़ा हो गया। लिन युआन ने अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। यह इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन था, जिसे उसने निर्जन द्वीप पर देखा था। लिन युआन ने इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन को भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन लिन युआन को देखकर चौंक गया। इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन को यह उम्मीद नहीं थी कि व्यापारिक साझेदार वही व्यक्ति होगा जिसका दोनों गार्ड दूतों के साथ जटिल संबंध था। अधेड़ उम्र के आदमी ने लिन युआन के सामने सीट ली और मूंगफली का ऑन ऑर्डर दिया। लिन युआन ने जियाओ हानजोंग के फे स्टोरेज बॉक्स को उसे सौंप दिया और पूछा, कृपया अंदर की वस्तुओं पर एक नजर डालें। क्या आपको लगता है कि वे कुछ जल दुनिया के आयामी जीवन रूप के मांस के लिए व्यापार करने लायक हैं? लिन युआन ने पहले से ही अंदर सामान व्यवस्थित कर रखा था। जब उसने अपने लिए रखी जाने वाली वस्तुओं को हटा दिया, तो उसे एहसास हुआ कि बची हुई वस्तुएं बहुत कम हैं। इसलिए उसने 200 सिल्वर एलीट यूजन्यास जोड़ दिए। लिन युआन ने वस्तुओं के मूल्य की सावधानीपूर्वक गणना की थी और उसे पर्याप्त से अधिक समझा था। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सामान देखना समाप्त किया, तो उसके मुंह में डाली गई मूंगफली बाहर गिर पड़ी। इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन ने भौहें सिकोड़ी। उसे क्या हो गया है? वह मुझसे किसी लड़की से मिलवाने के लिए कैसे कह सकता है? इससे उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने वह भंडारण बॉक्स इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन को दे दिया। जब इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन ने उस भंडारण बॉक्स को देखना समाप्त किया, तो उसका भी जबड़ा खुला रह गया। यदि उसने उस अधेड़ व्यक्ति की तरह मूंगफली खाई होती, तो संभवतः उसका गला घुट जाता। इंडिगो एजियोर गार्ड कैप्टन के लिए एक सावधानीपूर्वक नजर डालना ही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था कि अंदर की वस्तुएं निश्चित रूप से पर्याप्त थीं। यहां तक कि सिल्वर यूसनिया भी थे, जो लगातार प्रजनन कर सकते थे। यह पैसे के लिए बहुत अच्छा मूल्य था। यद्यपि कुछ जोखिम भरे आइटम भी थे, लेकिन अगर उसनिया जैसी हॉट आइटम की कीमत स्टार वेब की कीमतों के अनुसार होती,
तो नकाबपोश युवक निश्चित रूप से उसकी ईमानदारी को भांप लेता। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने भरे हुए फई स्टोरेज बॉक्स के साथ साथ अतिरिक्त आयामी जीवन रूप मांस को लिन युआन को सौंप दिया। इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने कहा, मैं आपके साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक हूं। लिन युआन ने अतिरिक्त जल विश्व आयामी जीवन रूपी मांस को अस्वीकार नहीं किया, ठीक उसी तरह जैसे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और इंडिगो एज्योर गार्ड कैप्टन ने अतिरिक्त दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों को अस्वीकार नहीं किया था। व्यापार के बाद लिन युआन की चिंताएं दूर हो गईं, क्योंकि अब उसे जल जगत के आयामी जीवन रूपों के स्रोत के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। लिन युआन ने भी बड़ी रकम बचाई थी। वापसी की यात्रा सुगम थी। लिन युआन और एंडलेस समर निर्जन द्वीप पर वापस आ गए थे। रक्तबीज की माता ने दुस्वप्न छठे को लगभग अलग कर दिया था। जब रक्तबीज की माता ने लिन युआन को देखा तो उसने उसे ठंडे बर्फीले चीड़ और स्वप्नभक्षी चमगादड़ से प्राप्त सभी संसाधनों की पेशकश की। मेरी कारीगरी तो देखो, जब से मैंने उस बूढ़े कौवे को अलग किया है तब से क्या मैं बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो गया हूं? लिन युआन ने देखा कि इसमें विस्तृत जानकारी दी गई थी और उसने विभिन्न आध्यात्मिक सामग्रियों को अलग अलग क्रिस्टल बोतलों में अलग कर दिया था। उन्होंने रक्तपात की जननी को अंगूठा दिखाया। रक्तपात की जननी एक पेशेवर हो सकती है। उसने गर्व से लिन युआन की प्रशंसा स्वीकार की और अपना फोन निकालते हुए हाथ बढ़ाया। मेरे फोन की बैटरी लगभग खत्म हो गई है, मुझे अपना फोन उधार दो। मैं अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ अपने ग्रिल्ड सीफूड की रेसिपी शेयर करना चाहती हूं, ब्लडबैथ की मां ने लिन युआन से कहा। अपनी भौहें सिकोड़ने के बावजूद लिन युआन ने उसे अपना फोन दे दिया। मदर ऑन ऑफ ब्लड बाथ ने लियू जी के कई व्यंजनों को साझा किया था और इसके ऑनलाइन दोस्त जल्द ही वफादार प्रशंसक बन गए थे। हालांकि केवल वे लोग ही इसके पीछे छिपे असली आनंद को जान सकते हैं जिन्होंने लियू जी के भोजन का स्वाद चखा हो। अपने स्वादिष्ट भोजन का आदी हो जाने के बाद लिन युआन अब महसूस कर सकता था कि स्पिरिट फूड पैवेलियन का भोजन स्तरीय नहीं था। कुछ ऐसे व्यंजन थे जिन्हें बनाने में लियू जी बेहतर थी। खिलता हुआ ओस्मांथस। लिन युआन रक्तबीज की मां को अपना फोन देकर समुद्र में चला गया। उन्होंने लियू जी और जो लुओ को अपने मुंह पर हरे ऑक्सीजन समुद्री एनिमोन लगाए हुए देखा। वे इथरियल जेलीफिश द्वारा खोजे गए तैरते हुए चांदी के धागों को एक गेंद के रूप में बांध रहे थे। लिन युआन मदद करने ही वाला था कि जो लुओ ने उसे तैरते हुए चांदी के धागों का बंडल थमा दिया और पानी की सतह की ओर इशारा किया कि शुना किया। दोनों व्यक्ति तैरते हुए सतह पर आ गए। युवा मास्टर, हमने पहले ही कुल 47 बंडल बना लिए हैं। प्रत्येक बंडल में 1 किलोमीटर तैरती हुई चांदी की लड़ियां होती हैं, जो लुओ ने कहा। लिन युआन ने खुद के बावजूद हाँफते हुए कहा। उसके हाथों में तैरती हुई चांदी की लड़ियां पहले से ही एक छोटे से भाग्य के बराबर थीं। स्थानिक उतार चढ़ाव को रोकने के अलावा फ्लोटिंग सिल्वर का उपयोग जासूसी रोधी तंत्र के रूप में भी गाड़ियों के ट्रंक या पैड दीवारों को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। हु क्वान संभवतः फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड से कई उपयोग प्राप्त कर सकता है। आपको किनारे पर वापस जाना चाहिए यंग मास्टर। आपको पानी के नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हम तीनों आपकी इथरियल जेलीफिश की गति के साथ चलने में सक्षम हैं। वास्तव में मैं खुद को बहुत बार स्वतंत्र पाता हूं, झोलू ने दुखी होकर कहा। लिन युआन ने झोलुओं के शब्दों और अभिव्यक्ति को ध्यान में रखा। उसके दिमाग में तुरंत यह विचार आया कि शायद लियू जी और लिसन एक और अजीब प्रतिस्पर्धा की तैयारी में थे। चूंकि पानी के अंदर उसकी कोई मदद नहीं हो सकी, इसलिए लिन युआन द्वीप पर लौट आया। उन्होंने लियू जी की कीट रानी से एक हरिकेन उल्लू कीट लाने का अनुरोध किया ताकि वे अपने कपड़े सुखा सकें और अपने परीक्षण पर वापस लौट गए। कुछ समय बीत जाने के बाद उसने पुनः स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया और वह यह जांचना चाहता था कि क्या माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो को अवशोषित करने के बाद सोर्स सैंड में किसी भी तरह का परिवर्तन हुआ है। जो लुओ एक बार फिर पानी के नीचे गोता लगाया। जो लुओ ने जितना अधिक समय लिन युआन के साथ बिताया, उतना ही अधिक उसने लिन युआन और अन्य प्रभावशाली युवा गुरुओं के बीच अंतर को नोटिस किया। लिन युआन उनके अत्यधिक अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सका। जो लुओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लिन युआन ने स्वयं और दूसरों के प्रति कितनी निकटता और उदारता दिखाई थी। इस बीच
लिन युआन को एहसास हुआ कि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक सुगंध उत्पन्न हुई थी। यह एक परिचित गंध थी, क्योंकि यह रेडिएंट मून पैलेस के प्रवेश द्वार पर सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसियास की गंध के समान थी। हालांकि यह सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया के इत्र से भारी था। इसकी खुशबू में हल्की कड़वाहट की झलक थी। जब वह कल ग्रे को मजबूत कर रहा था तो लिन युआन ने देखा कि सिनेबार स्वीट ऑस्मांथस, जिसने आधे साल पहले अपना पेड़ खो दिया था, उस पर छोटे छोटे फूलों की कलियां उग रही थीं। लिन युआन कल ग्रे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने सिनेबर स्वीट ऑस्मांथस के परिवर्तनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लिन युआन को याद आया कि हालांकि सिनेबार स्वीट ऑस्मांथस ने पहले भी अपनी चोटों से उबरने के संकेत दिखाए थे, लेकिन उसमें कभी फूल की कलियां नहीं निकली थीं। फिर भी अब सिनेबर स्वीट ऑस्मांथस की शाखाओं पर छोटे छोटे लाल फूल खिल गए थे। फूल शाखाओं पर फैल रहे थे और पत्तियों को लगभग पूरी तरह से छिपा रहे थे। कभी कभी कुछ फूल गिरकर आनंद की श्वेत शुद्ध भूमि पर गिरते थे। यह फूलों की वर्षा जैसा लग रहा था और इसने उसी तरह का सुंदर वातावरण निर्मित किया। जब कल परमानंद की पवित्र भूमि विश्व अनुग्रह को अवशोषित कर रही थी, तो इससे उसके ऊपर स्थित सिनेबर स्वीट ओस्मांथस को भी लाभ हुआ होगा। यदि सिनेबर स्वीट ओस्मांथस को अप्रत्याशित बढ़ावा मिला, तो फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री के बारे में क्या? लिन युआन ने सिनेबर स्वीट ओस्मांथस के बगल में फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को देखा और देखा कि फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की शाखा, जिसमें चिमी का घोंसला था, में एक नई शाखा उग आई थी। यद्यपि नई शाखा से चिमी के घोंसले का आकार तो नहीं बढ़ा, लेकिन इससे घोंसला अधिक चमकदार हो गया। लिन युआन को यह महसूस हो रहा था कि फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री पहले की तुलना में थोड़ी तेज गति से सोने की ऊर्जा घोंसले में भेज रहा था। यदि जांच न की जाती तो ऐसी वृद्धि ध्यान देने योग्य नहीं होती। लिन युआन ने जिस पवन गति तीव्र मृग को कमान सौंपी थी, वह वर्तमान में हवा को नियंत्रित करके भंवर बना रहा था। परमानंद की पवित्र भूमि पर गिरे लाल फूलों को इकट्ठा करना कठिन काम था। जब पवन गति तीव्र मृग ने लिन युआन को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए महसूस किया, तो वह उसके पास भागा और खुशी से उछलने लगा। वह सामान्य से अधिक स्नेही था। Do this 15 minutes a day and earn 17,250 rupees per hour. Check it out. This one trick can boost your income. Just do this. 15 minutes a day. विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप का लिन युआन के साथ अन्य गैर अनुबंधित फेयर्स की तुलना में एक अलग रिश्ता था, जिन्हें वह पोषित कर रहा था। पवन गति तीव्र मृग ने स्वयं देखा था कि कैसे लिन युआन ने झपट्टा मारकर उसे मौत की चट्टान पर गिरने से बचाया था। लिन युआन ने उसे रहने के लिए एक सुंदर जगह उपलब्ध कराई थी। इस प्रकार विंड स्पीड रैपिड एंटीलोप ने लिन युआन के प्रति चिमी और जीनियस के समान ही कृतज्ञता और स्नेह महसूस किया। लिन युआन ने पवन गति तीव्र मृग के छोटे सिर को सहलाया। लिन युआन ने 7 कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश को देखा, जिन्हें उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के चारों ओर रखा था। फ्लोटिंग आइलैंड फेल और ट्विन रेड पेगोडा द्वारा अवशोषित किए गए मोतियों के अलावा शेष एलिमेंटल शेलफिश ने एलिमेंटल मोती उत्पन्न किए थे। पवन गति तीव्र मृग ने उन सभी को इकट्ठा किया और उन्हें बड़े करीने से एक ढेर में रख दिया। लिन युआन एलिमेंटल मोतियों की ओर बढ़ा और सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश के स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती को बाहर निकाला। फिर उसने इसे विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को सौंप दिया। इससे पहले लिन युआन ने कभी भी विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को पोषित करने के बारे में नहीं सोचा था। यही कारण है कि उसने इसमें कभी संसाधनों का निवेश नहीं किया था। लेकिन अब लिन युआन ने इसे पोषित करने का फैसला किया था। हालांकि विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप का आधार अच्छा नहीं था, लिन युआन ने इसे कम से कम तुच्छ नहीं समझा। सिनेबर स्वीट ओस्मांथस के गिरे हुए फूल अनमोल थे। सिनेबार स्वीट ओस्मांथस फूलों का उपयोग कायाकल्प पूरक के रूप में किया जा सकता है। इसमें विषहरण गुण होते हैं तथा यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को दबा सकता है। यद्यपि इसका प्रभाव सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया के फूलों जैसा नहीं था, जिसमें मज्जा शोधन क्षमता थी जो शरीर के आनुवंशिक मॉडल को बेहतर बनाती थी, फिर भी सिनेबर स्वीट ओस्मांथस के फूल एक प्रीमियम खाद्य घटक थे। नाश्ते के दौरान
पिया जाने वाला मैनर का मेपल सिरप सिनेबार स्वीट ओस्मांथस के फूलों के रस से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। लिन युआन ने विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप की विचारशीलता पर ध्यान दिया। पवन गति तीव्र मृग एक ऐसा परी था जो आध्यात्मिक रूप से मौलिक ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता था, जिससे वह मौलिक मोती के अंदर शुद्ध प्रचंड वायु ऊर्जा का अनुभव करने में सक्षम हो जाता था। पवन गति तीव्र मृग ने सावधानी से लिन युआन के हाथ को हिलाया, अपना सिर नीचे किया और अपनी गर्दन घुमाई। सत्य के करीब पवन गति तीव्र मृग की क्रिया से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लिन युआन उसकी गर्दन पर पवन तत्व मोती पहनने में उसकी मदद कर रहा है। लिन युआन मुस्कुराई और पवन तत्व स्वर्गीय युवती ग्रेड मोती को कुचल दिया और फिर पवन गति तीव्र मृग को उसे खाने का संकेत दिया। पवन गति तीव्र मृग की वर्तमान बुद्धि ठीक वैसी ही थी जैसे लिन युआन के पिछले जीवन में लोगों के पास आश्रित पालतू जानवर थे। जब तक आप कोई कार्रवाई करते हैं, वे आपकी कार्रवाई का अर्थ समझने में सक्षम होंगे। अगर लिन युआन शब्दों के साथ पवन गति तीव्र मृग से बात करता तो भी वह समझ नहीं पाता। फिर भी लिन युआन ने विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप से वैसे ही बात की जैसे उसने जीनियस और चिमी से की थी। छोटे साथी, अपने वर्तमान शरीर के साथ आपको हर 3 दिन में एक मौलिक मोती का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अब से मैं तुम्हें हर 3 दिन में एक मोती खिलाऊंगा। पवन गति तीव्र मृग ने लिन युआन को सुंदर मोती को कुचलते हुए और अपनी हथेली से उसे आगे बढ़ाते हुए देखा। उसे समझ में नहीं आया कि लिन युआन ने इतनी फिजूल खर्ची क्यों की और उसे इतनी बढ़िया चीज खाने की अनुमति क्यों दी। हालांकि पवन गति तीव्र मृग ने फिर भी आनंदपूर्वक सारे मोतीचूर्ण को चाट लिया। लिन युआन ने असहायता से हिलाया। क्या यह छोटा सा साथी डरता है कि मौलिक मोती पाउडर बर्बाद हो जाएगा, या यह मेरा हाथ धो रहा है? क्या यह थोड़ा ज्यादा साफ नहीं है? चूंकि पवन गति तीव्र मृग जन्मजात रूप से शक्तिशाली नहीं था और जब वह छोटा था तो उसे पोषण नहीं मिला था, इसलिए लिन युआन ने पवन गति तीव्र मृग को विकसित करने के लिए संसाधनों पर निर्भर रहने का फैसला किया। ऐसा अनमोल खजाना लिन युआन को आसानी से मिल सकता था। हालांकि ऐसा कोई दूसरा विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप मिलना मुश्किल था जो इतना विचारशील और समझदार हो। ये स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से साफ करने के लिए अपनी सहज प्रवृत्ति का उपयोग करने में भी सक्षम था। भले ही वह एक और पाले, लिन युआन को लगा कि वह कभी भी इस छोटे से साथी की तरह भाग्यशाली नहीं होगा। सिनेबर स्वीट ओस्मांथस के खिलते फूलों के सुखद आश्चर्य के साथ लिन युआन सिनेबर स्वीट ओस्मांथस पर रह रहे सिनेबर ओस्मांथस हॉवर्थिया को देखने के लिए करीब गया। एक नजर डालने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि सिनेबर ओस्मांथस हॉवर्थिया पहले ही गोल्ड वेट से गोल्ड एक्स तक आगे बढ़ चुका था। इसके अलावा इसमें लंबे और पतले लटकन उग आए थे। जब लिन युआन ने लटकन देखी तो वह समझ गया कि यह इस बात का संकेत है कि सिनेबार ओस्मांथस हॉवर्थिया फल देने वाला है। लिन युआन वास्तव में सिनेबार ओस्मांथस हॉवर्थिया के फल का इंतजार कर रहा था। एक बार फल पक जाने पर लिन युआन को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का मौका मिलेगा। यह ऐसी चीज थी जिसके साथ उसने कभी छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि यह वृद्धि ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यह लिन युआन को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमाओं के बारे में सोचे बिना एक और परी चुनने की अनुमति दे सकती है, जिससे उसके पास अधिक विकल्प होंगे। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो लिन युआन ने स्रोत रेत को रेत के रूप में परिवर्तित कर दिया। लिन युआन को एहसास हुआ कि माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो वास्तव में पहले से छोटा था। हालांकि सोर्स सैंड अभी भी अपनी मूल स्थिति में था और अभी तक फैंटेसी आई से फैंटेसी आई बाय में अपग्रेड नहीं हुआ था। फिर भी लिन युआन स्पष्ट रूप से स्रोत रेत के चरम परिवर्तन को महसूस कर सकता था। पहले जब सोर्स सैंड को 2 भागों में विभाजित किया जाता था तो यह मूल शरीर और जमीन का उपयोग करके उत्पादित रेत को विभाजित करने के लिए होता था, लेकिन अब सोर्स सैंड एक प्रकार की रेत का उत्पादन कर सकता है जो घनत्व में उच्च है। उच्च घनत्व वाली रेत स्रोत रेत की तुलना में नियंत्रण में बेहतर नहीं हो सकती है, लेकिन लिन युआन का स्रोत रेत द्वारा उत्पादित रेत की तुलना में इस पर बेहतर नियंत्रण था।
उच्च घनत्व वाली रेत की मात्रा भले ही अधिक ना हो, लेकिन यह लिन युआन को 3 मीटर के दायरे में घेरने के लिए पर्याप्त थी। इससे लिन युआन को निश्चित रूप से एक बड़ा और सुखद आश्चर्य हुआ कि स्रोत रेत द्वारा पर्वतयुक्त भ्रूण को अवशोषित करने के बाद ऐसा परिवर्तन हुआ। लिन युआन ने इस उच्च घनत्व वाली रेत को क्लोज गार्ड सैंड नाम देने की योजना बनाई। क्लोज गार्ड सैंड की उपस्थिति से लिन युआन की क्लोज रेंज रक्षा और आक्रमण क्षमता में काफी सुधार हुआ। लिन युआन अब ताकत में भयानक वृद्धि महसूस करने में सक्षम था, जब कोई बेहतर संसाधनों के साथ एक परी का पोषण करता था। लिन युआन इस बात पर खुश था कि उसे काल्पनिक नस्ल स्रोत रेत की गुणवत्ता को पोषित करने के लिए कोई अन्य आध्यात्मिक घटक नहीं मिला था। लिन युआन ने धरती तत्व मोती का एक टुकड़ा लिया और उसे स्रोत रेत में फेंक दिया। स्रोत रेत ने तुरंत धरती तत्व मोती को रेत में घुमाने से पहले पहाड़ युक्त भ्रूण की तरफ पहुंचा दिया। इसने धरती तत्व मोती को लगातार पहाड़ युक्त भ्रूण के खिलाफ रगड़ने और घिसने के लिए मजबूर किया। लिन युआन को अचानक लगा कि सोर्स सैंड की आत्मा शायद एक बूढ़ा आदमी है। गोल्ड फैंटेसी में जो गड़बड़ बुद्धि थी, उससे वह पहले से ही गेंदों को घुमाना जानता था। बार इसका विकास जारी रहा तो क्या होगा? लिन युआन ने अभी तक सोर्स सैंड को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन चूंकि सोर्स सैंड को सेनो को मसंद है, तो क्यों ना एक बंशी नाम दिया जाए। लिन युआन स्वर्गीय युवती श्रेणी के पृथ्वी तत्व मोती से असीम पृथ्वी तत्व ऊर्जा का उपयोग स्रोत रेत के तात्विक शरीर को संयमित करने के लिए करना चाहती थी। रेत तत्व पृथ्वी तत्व का एक रूप था और दोनों का स्रोत एक ही था। सोर्स सैंड एक मौलिक स्रोत प्रकार का जीवन रूप था, इसलिए इस तरह की शुद्ध पृथ्वी तत्व ऊर्जा द्वारा संयमित होने पर इसके बहुत लाभ थे। यह सोर्स सैंड को अपना ग्रेड बढ़ाने में भी मदद करेगा। स्रोत रेत की अवशोषण गति को महसूस करने पर लिन युआन ने अनुमान लगाया कि स्रोत रेत को प्रतिदिन लगभग 2 स्वर्गीय युवती ग्रेड पृथ्वी तत्व मोती का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में, इसे 1 महीने में 60 मोती और 1 वर्ष में 720 मोती की आवश्यकता होगी। ऐसी खपत गति कुछ ऐसी चीज थी जिसे बहुत कम लोग वहन कर सकते थे। अगर वे इसे वहन भी कर सकते थे, तो कितने लोग अपने फेय को ऐसे संसाधन देने के लिए तैयार होंगे? फेय को पालना एक स्नोबॉल को रोल करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया थी। निवेश और रिटर्न का अनुपात बराबर नहीं था। हालांकि यह स्पष्ट रूप से यथार्थवादी नहीं था अगर मालिक चाहता था कि बिना किसी निवेश के फेय विकसित हो। यही कारण था कि मजबूत आधार वाले लोग प्रतिभा की पूर्व शर्त के साथ शक्तिशाली लोगों को पोषित कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से लिन युआन एक परी के पालन पोषण के लिए किसी भी उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने के लिए तैयार था। मॉर्बियस लिन युआन का अनुबंधित परी था और मॉर्बियस के विशिष्ट कौशल स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र ने लिन युआन को इस तरह की पोषण प्रक्रियाओं को पूरा करने का आत्मविश्वास दिया। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की खपत की तुलना में मौलिक मोतियों का उत्पादन पर्याप्त से अधिक था। लिन युआन ने फिर स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सिल्वर यूसन्यास की नियमित वृद्धि शुरू कर दी। यह विधि जो उसने अपनी आत्मा क्यूई पेशेवर रैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की थी, फेयस को बढ़ाते समय अपनी आत्मा क्यूई का उपभोग करना बस बहुत कठिन था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद लिन युआन ने तुरंत महसूस किया कि ईथरियल जेलीफिश उसकी ओर एक आत्मा तरंग भेज रही है। लिन युआन की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि तटीय समुद्र में छिपा रहस्य आखिरकार सामने आ गया था। एक हाथ में बाउडिंग गेंदों के घूमने के समान फंस गए। जब लिन युआन तंबू से बाहर निकला तो उसने देखा कि लिसन भीगे हुए कपड़ों के साथ बैठा है और लगातार अपने मुंह में राशन डाल रहा है। जाहिर है, समुद्र के नीचे तैरते चांदी के धागे इकट्ठा करने की कोशिश में लिसन ने पहले ही अपनी सारी ताकत लगा दी थी। ऐसा लग रहा था कि लिसन और लियू जी के बीच विजेता और हारने वाले का फैसला पहले ही हो चुका था। लिन युआन लिसन के पास चला गया, बटन के आकार के फेयर स्टोरेज बॉक्स से ताजे फलों का एक बैग निकाला और पूछा, इस बार आपने भाई लियू के साथ किस तरह की शर्त लगाई? सुनो ने कड़वाहट से कहा, यह प्लैटिनम करेले का गूदा है। पहले तो हम सिर्फ इसी पर शर्त लगा रहे थे,
लेकिन मैंने एक और शर्त जोड़ दी कि इसे खाने के 3 घंटे बाद तक हम पानी नहीं पी सकते। लिन युआन ने आगे बढ़कर लिसन के कंधे पर थपथपाया और सहानुभूतिपूर्ण भाव प्रकट किया। प्लैटिनम करेला खाना ठीक था, बस कड़वाहट का स्वाद ही पित्ताशय को तोड़ने के लिए काफी था। अगर पीड़ित को मीठे फलों के रस या सिनेबार स्वीट ऑस्मैनथस के अमृत के कुछ कप पिलाए जाएं, तो यह जल्दी से कड़वाहट को दूर कर देगा, जो इतनी तीव्र थी कि इससे व्यक्ति को मौत के बारे में सोचना पड़ता। हालांकि करेला खाने के बाद 3 घंटे तक पानी न पीना बहुत ही हास्यास्पद था। यह किस तरह की अमर स्थिति थी? 3 दिन और 3 रात गर्लफ्रेंड के साथ खेलने की भीख मांगने में क्या अंतर था? यह अत्यधिक कड़वाहट ऐसी चीज नहीं थी जो एक पल के लिए सहने से दूर हो जाती। क्या लिसन को लगातार 3 घंटे तक कड़वाहट का अनुभव नहीं करना पड़ेगा? यहां तक कि लिन युआन, जिसने अपने जीवन के पहले आधे हिस्से में कष्ट झेला था, वह भी इस अनुभूति की कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लिन युआन ने तब ब्लड बेथ और एंडलेस समर की मां को एक एक मोबाइल फोन पकड़े और उससे छेड़छाड़ करते देखा। ये दोनों सुजैन मितफे पहले ही फोन पर हाथ पर फोन की चरम स्थिति पर पहुंच चुके थे। हालांकि रक्तबीज की मां अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके लियू जी द्वारा बनाए गए व्यंजनों को खाने के शौकीन समूह में साझा कर रही थी, जिससे कुछ प्रशंसा भी हुई। जहां तक एंडलेस समर की बात है, तो यह सभी प्रकार के सहायक समूहों में था और सभी प्रकार के उत्पादों के साथ इसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा था। लिन युआन को लगा कि यह वाकई बहुत बढ़िया है। जब तक एंडलेस समर ने अपने बाल नहीं रंगे थे, तब तक सब कुछ अच्छा था। जब रक्तबीज की मां ने लिन युआन को तंबू से बाहर निकलते देखा, तो उसने अपने होंठ भींच लिए। क्या इस दुनिया में लिन युआन से ज्यादा घरेलू व्यक्ति कोई है? हम आखिरकार समुद्र के पास पहुंच गए। फिर भी वह वास्तव में दृश्यों और समुद्री हवा का आनंद नहीं ले रहा है। जो लोग हमेशा स्टार वेब पर रहते हैं, उन्हें मोटा घरवाला कहा जाता है। लेकिन कम सॉफ्ट ड्रिंक पीने के अलावा क्या दुबले पतले घरवाले और मोटे घरवाले में कोई अंतर है? रक्तबीज की माता खड़ी हो गई और लिन युआन से यह पूछने की तैयारी कर रही थी कि वह कुछ केकड़े पकड़ने के लिए समुद्र की ओर जाने से पहले इस बंजर द्वीप पर घूम ले। इसके तुरंत बाद रक्तबीज की मां ने लिन युआन को अचानक समुद्र में कूदते देखा। ऐसे में खून खराबे की मां केवल वापस बैठ सकती थी और अपने फोन के साथ खेलना जारी रख सकती थी। हालांकि वह इस बार खाने के शौकीन समूह में चैट नहीं कर रही थी। उसने सर्च इंजन खोला और खोजना शुरू किया। एक दुबला पतला घरेलू व्यक्ति अचानक खेल पसंद करने लगा और तैरने की पहल करने लगा। क्या चल रहा है? शीर्ष खोज परिणाम में एक उत्तर आया। दुबला पतला घरेलू व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ लड़कियों को देखने के लिए पानी के नीचे गोता लगा रहा है। जो कोई भी ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ रहा है, उसे निश्चित रूप से मस्तिष्क के लिए कुछ पोषण की आवश्यकता है। जैसे ही रक्तपात की माता क्रोधित हो रही थी, उसे ये शब्द याद आ गए, कुछ लड़कियां देखो। लियू जी और झो लुओ स्वाभाविक रूप से सुंदरियां नहीं हैं, लेकिन उनके लुक को बेहतरीन माना जाता है। तो क्या हो रहा है जब एक दुबली पतली घरेलू महिला सुंदर पुरुषों को देखने के लिए समुद्र में गोता लगाती है? रक्तबीज की मां को अचानक लगा कि दुनिया के इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है। नर मकड़ियों को समझना आसान है, लेकिन नर मकड़ियों को खाना बनाना नहीं आता, इसलिए पास हो जाओ। जब लिन युआन समुद्र में गोता लगाता है, तो वह देखता है कि लियू जी अभी भी समुद्र तल पर खड़ा है और लगातार फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड्स को लपेट रहा है। झो लुओ के लिए वह लावा ड्रैगन छिपकली को पानी के नीचे की पहाड़ी को तोड़ने का आदेश दे रहा था, जो स्पष्ट रूप से समुद्र तल की अन्य चट्टानों की तुलना में कई गुना अधिक कठोर थी। लिन युआन पास आया और उसे एहसास हुआ कि लावा ड्रैगन छिपकली के प्रहार का असर बहुत ज्यादा नहीं था। उसने तुरंत रेड थॉर्न को बुलाया और उसे क्रूर बेल रैमेट्स का एक बड़ा समूह बनाने के लिए कहा। क्रूर बेल रैमेट्स ने बेलों पर लगे तीखे कांटों का इस्तेमाल लगातार पानी के नीचे की पहाड़ी को कुचलने के लिए किया। आधे घंटे तक बेल के टुकड़ों को पीसने और लावा ड्रैगन छिपकली को कुचलने के बाद पहाड़ी के नीचे मौजूद फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड का अंतिम टुकड़ा हटा दिया गया। जैसे ही लियू जी ने फ्लोटिंग सिल्वर की आखिरी स्ट्रैंड को बाहर निकाला, समुद्र के भीतर का स्थानिक क्षेत्र अचानक हिंसक रूप से कंपन करने लगा।
यह इतना हिंसक था कि एक विशाल छेद फट गया। विशाल छिद्र ने तुरंत लिन युआन, लियूजी, झो लुओ, रेड थॉर्न और लावा ड्रैगन छिपकली को अंदर खींच लिया। स्थानिक चुंबकों की रक्षा की पहली परत और तैरते हुए रजत तंतु की रक्षा की दूसरी परत के नष्ट हो जाने के कारण जब लिन युआन और अन्य लोग अंदर चले गए तो समुद्र की सतह पर एक विशाल आयामी दरार खुल गई। इसके तुरंत बाद विशाल आयामी दरार के भीतर एक अप्रत्याशित घटना घटी जिससे वह हिलने लगी। गहरे लाल रंग की विशाल दरार अचानक हिंसक स्थानिक ऊर्जा के साथ बाहर निकली। स्थानिक ऊर्जा ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह आयामी दरार के द्वार को और भी बड़ा करने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही लिन युआन का समूह गायब हो गया और जब आयामी दरार अचानक प्रकट हुई, हुई रक्त बीज की माता चमक उठी और वहां प्रकट हुई जहां लिन युआन गायब हो गया था। रक्तबीज की माता ने केवल ईथरियल जेलीफिश को अपने कोमल स्पर्शकों के साथ स्थानिक क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ करते देखा, मानो वह उस आयामी दरार में प्रवेश करना चाहती थी जिसमें प्रतिबंध की एक परत थी। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही नरम तंबू प्रतिबंध को छूते हैं, वे आयामी दरार से धूल में कट जाते हैं। हालांकि ईथरियल जेलीफिश को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वह अंदर घुसकर अपनी जान जोखिम में डालना चाहती थी। रक्तबीज की मां ने ईथरियल जेलीफिश को रोक दिया और ताजा रक्त कानून को सक्रिय कर दिया, लेकिन अपने हाथों में सभी रक्त ऊर्जा के साथ भी यह प्रतिबंध की परत के साथ आयामी दरार के खिलाफ इसका उपयोग करने में हिचकिचाहट थी। एंडलेस समर के चेहरे पर एक असामान्य रूप से अप्रिय भाव था। यहां एक नियंत्रित शिखर वर्ग 3 जल विश्व आयामी दरार क्यों है? पानी की दुनिया के आयामी दरार के भीतर स्थानिक क्षेत्र का क्या हुआ? इसने वास्तव में आयामी दरार के वर्ग को उन्नत कर दिया। रक्तपात की जननी, जिसके चेहरे पर आमतौर पर कोई भाव नहीं होता था, अब घबराहट, असहायता और आत्मदोष का चेहरा दिखा रही थी। रक्तबीज की माता ने ईथरियल जेलीफिश को गले लगाया और यह याद किए बिना नहीं रह सकी कि कैसे उस युवक ने विश्व शुद्धिकरण के दौरान वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था। उन्होंने इसे, जिसने मिथक 2 उन्नयन के दौरान विश्व शुद्धिकरण को सहन करना छोड़ दिया था, मानव रूप में परिवर्तित होने की अनुमति दी थी। यह लिन युआन पथ रक्षक था, लेकिन इस खतरनाक स्थिति में वास्तव में इसने वह सतर्कता खो दी थी जो इसमें होनी चाहिए थी। बाहर होने पर इसे लगातार लिन युआन का पीछा करना चाहिए और समुद्र के नीचे लिन युआन का पीछा करना चाहिए। अगर यह आयामी दरार के अचानक खुलने पर लिन युआन के साथ समुद्र के नीचे होता तो यह तुरंत प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता। लिन युआन आयामी दरार में नहीं फंसता। जब एक आयामी दरार विकसित हुई तो यह मूल आयामी स्थान को बंद करने के बराबर थी। इससे एक स्वतंत्र स्थानिक वातावरण बना जो लगातार फट रहा था और फैल रहा था, यहां तक कि यदि रक्तबीज की माता अपनी पूरी ताकत लगा दे तो भी वह उस आयामी दरार को नहीं तोड़ पाएगी जो विकसित होने की प्रक्रिया में थी। इसके अलावा यदि किसी के पास इस प्रकार की आयामी दरार को खोलने की क्षमता होती तो रक्तबीज की माता उस व्यक्ति को रोकने के लिए बेताब हो जाती। यदि विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई आयामी दरार खुल जाए तो उसकी आंतरिक स्थानिक ऊर्जा अराजकता में विलीन हो जाएगी और ढही जाएगी। उस समय लिन युआन को टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा और उसके बचने की कोई संभावना नहीं होगी। अब रक्तबीज की माता ने लिन युआन की ईथरियल जेलीफिश को अपनी बाहों में पकड़ लिया। वे एकमात्र चीज थी जिसके साथ वह लिन युआन के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकती थी। यद्यपि रक्तपात की जननी ने अपनी घबराहट दबा ली थी, फिर भी उसके चेहरे पर लिखी आत्मग्लानि अभी भी जारी थी। वह सीधे हवा में उड़ गया और निर्जन द्वीप पर वापस आ गया। उसने अपना सेल फोन निकाला जो उसे पहले लिन युआन से मिला था। मिथ ब्रीड फे होने के बावजूद जिस हाथ से ब्लड बैथ की मां ने लिन युआन का सेल फोन पकड़ रखा था वह अभी भी कांप रहा था। यह लंबे समय से जीवित था, फिर भी जीवन द्वारा छोड़े गए सभी निशान इस आधे साल में छोड़े गए निशानों की तुलना में फीके थे। लिन युआन के साथ बिताए गए समय के दृश्य उनकी पहली मुलाकात से लेकर उसके दिमाग में घूम गए। अब वह उसे नहीं छोड़ेगा। अंत में इसका पूरा जीवन रिटर्न फ्रॉम फार अवे हवेली में एकीकृत हो गया।
इस हवेली को लंबे समय से ब्लड बैथ की मां ने अपना घर माना था। मकड़ी परी हमेशा से क्रूर रही हैं, लेकिन एक बार जब ये ठंडे खून वाले परी किसी बात के बारे में निश्चित हो जाते हैं तो वे अधिक ईमानदार हो जाते हैं। खून खराबे की मां ने खुद को मजबूर किया कि वह अपने विचारों को और आगे न भटकने दे और अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें उसके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन पर टिकी हुई थीं। उसने एक गहरी सांस ली और लिन युआन के सेल फोन पर एक नंबर डायल किया। उसे समझ आ गया कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उस व्यक्ति को कुछ अंदाजा तो होगा ही। झुकते हुए चंद्र पर्वत पर, जहां तितलियां फड़फड़ाती थीं और सीगल और बगुले चक्कर लगाते थे, सिल्वर स्टैमन गोल्ड लस्टर कैसिया से एक सुंदर ओस्मांथस सुगंध फैल रही थी, जो रेडियंट मून पैलेस के सामने की हवा में फैल गई थी। आज रेडियंट मून पैलेस में कुछ अलग था। इसके प्रवेश द्वार पर 4 चाय वाले खड़े थे। यद्यपि उनके हाव भाव असामान्य रूप से गंभीर थे, फिर भी उनमें उम्मीद की झलक दिख रही थी। रहस्यमयी चंद्रमा आंतरिक महल के भीतर अपने हाथ में जेड कद्दू की चायदानी लिए मेज के पास खड़ा था। उसकी नजर आंतरिक महल के भीतर चंद्र छाया पथ पर थी। यह रास्ता चंद्र महारानी के शयन कक्ष की ओर जाता था। इस समय आंतरिक महल के कमल तालाब में सभी सुजरेन कमल पुष्पों से धुंध निकल रही थी। इससे आंतरिक महल सूर्य की रोशनी में लिपटे एक परीलोक जैसा लग रहा था। तालाब में कुछ स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की पियोनी जैसी पूंछें, जो किसी समय प्लैटिनम से डायमंड ग्रेड में विकसित हुई थीं, कभी कभी सतह पर आ जाती थीं। धुंध से घिरे कमल तालाब की सतह पर लहरें उभर आईं। उस समय मिस्टिक मून का ध्यान स्पष्टतः उसके हाथ में रखे जेड कद्दू के चायदानी पर नहीं था। इसलिए जब वह चायदानी से चाय बना रहा था तो गलती से कुछ चाय मेज पर गिर गई। उसने जल्दी से चायदानी को मेज पर रखा और कपड़े से पानी के दाग पोंछ बांधने न पहुंचे। आंतरिक महल के प्रवेश द्वार पर खड़े 4 चाय सेवकों के भावों की तुलना में मिस्टिक मून की आंखों में चिंता अधिक थी। वह खुद को धीरे से बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। पिछले कुछ सालों में यह तीसरी बार है जब चंद्र महारानी इस मिथक ग्रेड तक पहुंची हैं। न केवल वह अपने पिछले 2 प्रयासों में विफल रही, बल्कि उसे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि इस बार चंद्र महारानी को कोई नुकसान नहीं होगा। उसी समय सेल फोन जो चंद्र महारानी ने पहले मेज पर रखा था, अचानक बजने लगा। मिस्टिक मून ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चंद्र महारानी का सेल फोन शायद ही कभी बजता था। ज्यादातर कॉल लिन युआन से आती थी। हालांकि चंद्र महारानी ने हाल ही में सुझाव दिया था कि रेडियंस 100 सीक्वेंस को बदला जाना चाहिए। इसलिए यह संभावना भी बढ़ गई थी कि यह रेडियंस सेक्रेड हॉल ही था जो चंद्र महारानी से संपर्क कर रहा था। यद्यपि मिस्टिक मून चंद्र महारानी के 2 चंद्रदूतों में से एक था, फिर भी वह उसकी ओर से सीधे तौर पर उसके आह्वान का उत्तर नहीं देता था। यह उनके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। फिर भी जैसे ही मोबाइल फोन की घंटी बंद हुई, वह फिर से बजने लगी, लगातार 3 बार। ऐसा लग रहा था कि कोई जरूरी काम हाथ में था। मिस्टिक मून ने सेल फोन पर नजर डाली और महसूस किया कि यह लिन युआन था जिसने कॉल किया था। वह अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। ये लगातार 3 कॉल काफी दबावपूर्ण थे। क्या लिन युआन को कोई जरूरी काम मिला होगा? चंद्र महारानी इस समय एकांतवास में थीं। यदि लिन युआन को वास्तव में तत्काल सहायता की आवश्यकता होती तो मिस्टिक मून स्वयं इस मामले का ध्यान रख सकते थे। यह बात ध्यान में रखते हुए मिस्टिक मून ने फोन उठाया। कॉल का जवाब देने पर उसने लिन युआन की परिचित आवाज के बजाय दूसरी तरफ एक अजीब महिला की आवाज सुनी। वक्ता की बात सुनने के बाद मिस्टिक मून का चेहरा काला पड़ गया। एक क्षण में मिस्टिक मून के शरीर से एक हिंसक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव उत्पन्न हो गया। उसी समय उसके माथे, गालों और हथेलियों पर शानदार चमकीले चांदी के पैटर्न उभर आए। उसकी पुतलियां भी गहरे चांदी के रंग की हो गईं। मिस्टिक मून की आमतौर पर कोमल आवाज में ठंडक और चिंता की धार आ गई। चंद्र महारानी को सूचित करने के लिए मेरी प्रतीक्षा करें, ऐसा कहकर मिस्टिक मून ने आंतरिक महल के चंद्र छाया पथ पर एक नजर डाली। उसने अपने दांत पीसते हुए अपना मोबाइल फोन उठाया, जिसे उसने अभी तक नहीं रखा था, और पैदल मार्ग की ओर बढ़ गया। तभी
चंद्र छाया मार्ग के शयन कक्ष में चंद्र महारानी की बंद आंखें अचानक खुल गईं। जिस क्षण चंद्र महारानी की आंखें खुलीं, उनका आचरण पूरी तरह बदल गया। उसका पिछला स्वरूप एक विशाल नदी पर तिरछे चमकते हुए उज्ज्वल चंद्रमा के समान था, जो सुंदरता में अद्वितीय था और शिखर पर रहने के लिए नियत था। अब उसकी सारी तीक्ष्णता और कुलीनता तुरंत गायब हो गई। चमकीला चांद नरम कोमल चांदनी की एक किरण में सिमट गया। चंद्र महारानी के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, लेकिन उसके ठीक बाद उसकी भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ गईं। अचानक वह अब उस चरम टोकन के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकी जो उसने लिन युआन को दिया था। उसी समय उसने अपने दरवाजे पर मिस्टिक मून की आवाज सुनी। चंद्र महारानी, मुझे एक महत्वपूर्ण मामला बताना है। यह यंग लॉर्ड से संबंधित है, इसलिए मेरे पास आपको परेशान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रहस्यमयी चंद्रमा के शब्द सुनकर चंद्र महारानी ने तुरंत अपने पास बैठे छोटे खरगोश को उठा लिया, जो लगातार गाजर चबा रहा था। एक झटके में वह अपने शयन कक्ष से बाहर निकल गई। जब चंद्र महारानी मिस्टिक मून के समक्ष प्रकट हुई, तो उन्होंने उनके शरीर की स्थिति को महसूस किया और तुरंत जान गए कि उन्होंने वास्तव में सीमा को तोड़ दिया है। अब वह पहले से ही एस रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर की तुलना में उच्च रैंक की थी। फिर भी मिस्टिक मून उसे बधाई का एक भी शब्द नहीं बोल सका। उन्होंने वह सेल फोन जो अभी भी लाइन पर था, चंद्र महारानी को सौंप दिया। फोन उठाने के बाद चंद्र महारानी की प्रारंभिक ठंडी अभिव्यक्ति क्षण भर से भी कम समय में भावशून्य और शांत हो गई। इसके तुरंत बाद रेडियंस फेडरेशन के अनगिनत विशेषज्ञों और आम लोगों ने अपने सिर उठाए और आकाश की ओर देखा। उस क्षण आकाश अचानक बदल गया था। पहले दोपहर का समय था और सूरज थोड़ा पश्चिम की ओर झुका हुआ था। पलक झपकते ही सफेद दिन काली रात में बदल गया। चिलचिलाती धूप चमकती चांदनी में बदल गई। बात बस इतनी थी कि उस समय चंद्रमा से निकलने वाली चांदनी असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी।